हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट सेकेंड आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड। केमिस्ट्री में भी हमारा यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुका है और हम अगले वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड, क्योंकि आज हमारा जूलॉजी का यूनिट सेकेंड समाप्त हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम के नजरिए से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। Oxidative phosphorylation, cellular respiration or oxidation is an important function which takes place in mitochondria. Mitochondria matrix contain various enzymes for the oxidation of fatty acid, carbohydrate, complex substance. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बताया गया है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है और जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है वह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ऑक्सीडेशन और सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में वसा, अम्लों, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के जटिल पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए विभिन्न एंजाइम होते हैं। यहाँ बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वसा, अम्लों और कार्बोहाइड्रेट को जो जटिल पदार्थ होते हैं उन सबका ऑक्सीकरण करने के लिए कुछ एंजाइम और विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वसा, अम्लों और कार्बोहाइड्रेट जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करने के लिए, और जो फैटी एसिड होते हैं उन सबका ऑक्सीकरण करने के लिए। These enzymes are found on inner surface of mitochondria. Their stages are found in cellular respiration. जो इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस होता है वहां प्रेजेंट होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि जो कोशिकीय श्वसन होती है उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बताया गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और यहाँ बताया गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एंजाइम्स आर कॉल्ड टू कंप्लीट वेरियस स्टेप इन इट। और यह बताया गया है कि जो एंजाइम होता है इसको कहता है कि इसको विभिन्न स्टेप में कंप्लीट किया जाए। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको सिग्नल देते हैं कि इसको कई स्टेप में कंप्लीट किया जाए। These are called रिस्पायरेटरी एंजाइम, जिन्हें हम रिस्पायरेटरी एंजाइम कहते हैं, श्वसन एंजाइम कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस each molecule of glucose is split into 2 molecules of pyruvic acid। यहाँ बताया गया कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज होते हैं उन प्रत्येक अणुओं का विखंडन पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो विखंडन होता है ग्लूकोज के प्रत्येक अणुओं का जो विखंडन होता है वह पार्विक एसिड के 2 अणुओं में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रत्येक अणुओं का विखंडन होता है उसमें जो होता है पार्विक अम्ल होते प्रेजेंट होते हैं, उसमें 2 अणुओं का विखंडन हो जाता है। जो पार्विक अम्ल प्रेजेंट होते हैं, पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में विखंडन हो जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में विखंडन होता है जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु प्रेजेंट होते हैं।
या फिर प्रत्येक अणुओं का विखंडन होता है। इन दिस वे 2 molecules of ATP are found। और इसी प्रकार एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है, 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी, उसके द्वारा जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु होंगे वो विखंडित होकर 2 पार्विक अम्ल विखंडित होंगे, तो वो पार्विक अम्ल को 2 अणुओं में तोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा ATP to ATP का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। In glycolysis 38 molecules of ATP are formed by the oxidation of one molecule। ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु के ऑक्सीकरण के द्वारा 38 अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ बताया गया है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक अणु जो प्रेजेंट होते हैं जब उसका ऑक्सीकरण होगा तब उसमें से 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ बताया गया है कि जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होगी उसमें से जो एक अणु होंगे उसके ऑक्सीकरण के बाद उसमें से 38 ATP का निर्माण होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, उससे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हेंस एनर्जी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इट इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकेंड है ऑक्सीडेशन। दिस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस था वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर प्रेजेंट था, लेकिन जो ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, और इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है, उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। F1 particles are made of ATP synthesis enzyme complex and it is also called complex V। F1 कण ATP synthesis enzyme, यहाँ बताया गया है कि जो F1 कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो ATP सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं। वो ATP सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं। F1 पार्टिकल्स, जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वो ATP सिंथेस एंजाइम के बने होते हैं, जिसे हम V भी कहते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को हम भी कहते हैं। These particles are located in the inner mitochondrial membrane and remain producing in the matrix। और यहाँ बताया गया है कि जो F1 पार्टिकल होते हैं वो भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो घुमावदार संरचना होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, वहां ये F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ऊर्जा का सिंथेसिस होता है। और यहाँ बताया गया है कि ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि ये जो F0 और F1 पार्टिकल होते हैं वो मैट्रिक्स से निकले रहते हैं। Here ATP synthesis takes place from ADP। और यहाँ बताया गया है कि यहाँ से ADP से ATP का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं जो कि मैट्रिक्स से निकले होते हैं और घुमावदार संरचना जो क्रिस्टी होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ADP का जो निर्माण होता है, वहाँ से ATP में कन्वर्ट होकर सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है ATP का। The process of ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate in F0 F1 particles in mitochondria is called oxidative phosphorylation। यहाँ बताया गया है कि जो इस प्रक्रिया में जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं उन कणों से जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, कार्बनिक फॉस्फेट होते हैं, उनसे
एडीपी और कार्बनिक फास्फेट से एटीपी का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार में जो F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उन कणों में एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी के संश्लेषण को ही जो इसमें से पूरे प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो एटीपी का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उस प्रक्रिया को ही हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी सिंथेस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स F0 एंड F1। यहाँ बताया गया है कि जो एटीपी सिंथेज होता है, जो एटीपी का सिंथेसिस करता है, वह दो भागों में बटा होता है या फिर दो भागों में बना होता है। जो एटीपी सिंथेसिस करता है वो दो भागों में बना होता है, फिर दो भागों में बटा होता है, जिसे हम F0 और F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 इज द टॉप पार्ट विच इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो F1 शीर्ष भाग है, जो F1 होता है, वो टॉप पार्ट में ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से निकलता है। इट इज एन एक्सटर्नल प्रोटीन। यह एक बाहरी प्रोटीन है, एक्सटर्नल प्रोटीन है, बाहरी प्रोटीन है। एट दिस प्लेस एटीपी इज synthesized from ATP and inorganic phosphate। और इसी स्थान से जो एक्सटर्नल प्रोटीन होता है, इसी स्थान पर एडीपी एवं और कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी सिंथेसाइड होता है और एटीपी का संश्लेषण होता है, जो एक्सटर्नल प्रोटीन होते हैं वहीं से। F0 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन। और यहाँ बताया गया कि जो F0 भी जो होता है वो प्रोटीन का जटिल झिल्ली है। जो F0 पार्टिकल है वह भी एक प्रोटीन का जटिल झिल्ली होता है। विच क्रिएट्स अ पाथ फॉर प्रोटीन्स टू क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बताया गया है कि जो प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन को पार करने के लिए पाथ बनाता है, रास्ता बनाता है, उसे हम प्रोटॉन पाथ कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन होता है, वो जो प्रोटॉन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को पार करने के लिए जो रास्ता बनाता है, उसे ही हम प्रोटॉन्स पाथ कहते हैं। When proton pass through the protein path and reach the catalytic sheet of the F1 components, an electrochemical protein gradient is established. This is how ATP synthesis takes place। यहाँ बताया गया है कि जब प्रोटॉन प्रोटीन पथ से गुजरते हैं और F1 पार्टिकल के घटक के उत्प्रेरक स्थान तक पहुंचते हैं, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट स्थापित होता है। जब यहाँ कहने का अर्थ है, जब प्रोटॉन प्रोटीन के पथ से गुजरते हैं, उसके बाद जो F1 घटक के उत्प्रेरक होते हैं वह स्थान तक पहुंचते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट स्थापित होता है, स्टेबलाइज्ड होता है, स्थापित होता है। और यहाँ बताया गया कि इसी तरह से एटीपी का सिंथेसाइज होता है, संश्लेषण होता है। जब ये सारी प्रक्रियाएं होंगी तभी एटीपी का सिंथेसिस होगा और निर्माण होगा। जब प्रोटॉन प्रोटीन पथ से गुजरेगा तो उसमें से जो F1 घटक होंगे वो उत्प्रेरक स्थान तक पहुंच जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का डायग्राम, उसमें कैसे ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का डायग्राम कैसा है। आप लोगों को यही डायग्राम बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा क्लियरली, एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और NADH से NAD+ N+S
प्लस का निर्माण हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, और उसके बाद ये FADH2 के पास चला जा रहा है। यहाँ पर Q एक छोटा सा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे हम को एंजाइम कहते हैं। Q से रिप्रेजेंट किया क्या है, को एंजाइम से FADH2 FADM में चेंज हो जा रहा है। कॉम्प्लेक्स Q जो है वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है और कॉम्प्लेक्स थर्ड है FADH वाला। साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम बी, इसमें से H निकल रहा है, और जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से एक कॉम्प्लेक्स थर्ड में सेकेंड में जा रहा है एंड कॉम्प्लेक्स C के पास पहुंच रहा है। उसमें से पहुंचने के बाद 2H प्लस एंड 1 O2 का निर्माण हो रहा है, उससे H2O का निर्माण हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन निकल रहा है। तो आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। एंड आप लोगों को अगर सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जाएगा ये टॉपिक, तो ये डायग्राम आप लोग बहुत ही जरूरी, तो आप लोग ये डायग्राम जरूरी बना दीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये टॉपिक भी हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का। तो आज इस वीडियो के बाद हमारा यूनिट सेकेंड समाप्त हुआ जूलॉजी का। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमारा यूनिट सेकेंड समाप्त हुआ। आज हमने देखा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कैसे होता है और उसका डायग्राम। इसका डायग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।